इतनी बेरहमी से मारा। मार दिया दुश्मनों ने आज कल। क्या करने गया था लड़का? अपने गांव में बेचने को गया था, बेटा सौदा अरे भाई मार दिया। एक दुकान में हम गए, दुकान में कुछ सामान लेने के लिए। एक लड़का था, उसने बोला जय भारत माता की बोलो, जय हिंद बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राम बोलो। तुम्हारा गांव किधर है? तुम बांग्लादेशी? वो मेरा बहन को लिखा है। बहन है बांग्लादेशी। 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था। शर्जील इमाम ने, उमर खालिद ने जो काम कशाब ने किया उसी तरह का ये काम कर रहे हैं। जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद, याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। कल के दिन UAPA में फैसला आता है, 5 लोगों को छोड़ दिया जाता है और 2 शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिलती। पहले मुझे तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा ये सुन के, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि चूंकि मुझे बहुत उम्मीद थी न्यायालय पर कि मतलब इस बार इसको बेल मिलना ही इंशाल्लाह, क्योंकि हर पॉइंट पर बहस के दरमियान में ये सब चीज़ साबित हो चुका था कि बेकसूर है। लेकिन फिर भी भारतवासी होने के नाते भारत के न्याय का मैं सम्मान करता हूँ और मैं आगे अभी जजमेंट तो पढ़ा नहीं हूँ, जजमेंट पढ़ के देखूंगा आगे जजमेंट में क्या है, फिर मैं अपने अधिवक्ता से मैंने डिस्कस करूंगा और आगे भविष्य में मुझे उम्मीद है फिर प्रक्रिया मैं शुरू करूंगा। और मैं न्यायालय का हर पॉइंट पर स्वागत करता हूं और न्यायालय जो भी करे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा भतीजा बेकसूर है शर्जील इमाम और उनको बेल मिलना ही मिले, भले जो लेट हो या सवेर हो, लेकिन मैं अधिवक्ता से जजमेंट पढ़कर पूरी डिटेल डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर मैं फिर प्रक्रिया आगे शुरू करूंगा। यहाँ तक कानूनी प्रक्रिया थी और कानून ने अपनी बात रखी कि भाई 1 साल का हम लोग और वक्त लेते हैं कि 1 साल तक दिल्ली पुलिस जो तथ्य हैं, जो गवाह हैं उनको पेश करे और 1 साल के बाद हम लोग फैसला करेंगे कि इन दोनों को ज़मानत दी जाए या नहीं जाए। ये कानूनी एक अपना था। और लेकिन जब ये फैसला आया ना, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि समाज बढ़ गया। देखिए, मैं स्वागत करता हूँ न्यायपालिका का, जो निर्णय उन्होंने लिया है देश हित में। शर्जील इमाम ने, उमर खालिद ने, ये लोग वही काम किया, चिकन नेक को काट देना, देश के प्रति घृणा पैदा करना। जो काम पाकिस्तान कर रहा है वही काम ये कर रहे हैं, जो काम कशाब ने किया उसी तरह का ये काम कर रहे हैं। ये जो लोग इनके पक्ष में खड़े होते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अब साफ साफ बोलना पड़ेगा समाज क्यों बढ़ गया, क्योंकि जिन लोगों की बेल 2 की रिजेक्ट हुई थी ना, उनका धर्म के मारे ये बदल गया। अब ऐसे में सब कुछ चल रहा है अपने आप में एक होने लगा। लोग पक्ष जो बदल गया है वो ये कहने लगे कि उनको दोषी करार दिया गया, यानी कि वो जो उमर खालिद और शर्जील इमाम को वो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जैसे वो दोषी हैं, तबकि कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। और ऐसे में अगर छुटपुटिए नेता और कुछ लोग बोले तो चलता है कि भाई वो कानून की समझ नहीं रखते, लेकिन ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री का जो बयान आता है वो आप सुन लीजिए और फिर हम आज की कहानी आगे आपको बताएंगे। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी
सजा के भागी हैं। तो बयान सुन लिया और आपको भी लगा होगा कि मुख्यमंत्री ने मान लिया है कि ये दोनों दोषी हैं। ठीक है, सबकी अपनी राय है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर हम लोग होते हैं तो इस तरह की बातें नहीं होती थी पहले, जो अब होने लगी। अब इसके बाद कारण क्या होता है और इसके बाद समस्या क्या पैदा हो जाती है, आज के पैकेज में, आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने उदाहरण अलग अलग राज्यों से लिया है जहां पर भीड़ का राज शुरू हो चुका है, जब भारत में प्रवासी होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। जी हाँ, यानी कि मैं दिल्ली से हूं या मैं महाराष्ट्र से हूं और मैं दूसरे राज्य में जाता हूं तो मेरा वहां पर पहुंचना, क्योंकि मैं दिल्ली का हूं, मेरी भाषा अलग है, मेरा लुक अलग है, तो एक गुनाह सा बन जाता है। ऐसा होने लगा है और ऐसा सामान्य हो गया है, क्योंकि जब हम विनोद दुआ जी का शो करते थे तो वो हमेशा अपने शो में एक बात कहते थे कि भ्रष्टाचार का झरना हमेशा ऊपर से गिरता है। इसी तरह से भ्रष्टाचार तो नहीं, जो सोच हम इस समाज को देना चाहते हैं, जिस तरह का हम ये समाज बनाना चाहते हैं, वो बात ऊपर से ही आती है। ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति नेता हो सकता है, सीएम हो सकता है, पीएम हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, चीफ जस्टिस हो सकता है, जो हो सकता है, वो जो एक फैसला आता है ना, जो वो उसकी सोच है ना, उससे बहुत से लोग प्रभावित हो जाते हैं और फिर नतीजा भीड़ का राज हो जाता है। जी हाँ, भारत, जहां संविधान हर नागरिक को बराबरी, सम्मान और सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन उसी भारत में आज सड़कों पर एक और व्यवस्था चल रही है, भीड़ की अदालत। ये अदालत ना सबूत मांगती है, ना पहचान पत्र मांगती है, ना नागरिकता मांगती है। ये अदालत सिर्फ देखती है आपका चेहरा, आपकी बोली, आपकी भाषा। आपको याद होगा अतहर हुसैन, हम कपड़ा बेचने के लिए डुम्बी गए थे और के बाद आने में हमको लेट हो गया, 7-8 बज गया। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को। इसमें मेरा 16, 17, 18 हजार रुपया था। उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैंट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैंट को खोल के पिटरौल डाल दिया और धिपा करके उसके बाद मारता था। और के बाद खाल उजड़ जाता था गरम से, समझे, खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया, कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास से मेरा कतर रहा है कान को, उंगली को तोड़ रहा है। उसके बाद कोई नरेटी छीप रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। उसके बाद सिर पर रड से मारा, मेरा सिर फट गया। हाथ को पीटा रख करके हाथ को मेरा तोड़ दिया, खुमच करके पूरा एकदम सी। उसके बाद मारना चालू करता था अपने जब हमको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद जब हम एकदम लार पुकार हो गए तो कोई अल्लाह का बंदा 112 नंबर को फोन किया तो प्रशासन आया। प्रशासन का किया कि जल्दी से हमको गाड़ी पर लादा। और उसके बाद बोला कि कौन 2 ठो है तो मेरे साथ चले, तो वही 2 ठो को लेके आया थाना। और उसके बाद प्रशासन बोला कि इस तरीके से मारा जाता है। हाँ,
प्रशासन में मारा जाता है। हाँ, छोटा छोटा मेरे बाल बच्चा है, हम ही एक तो कमाने वाले हैं, कोई नहीं मेरा आगे पीछे, समझे। ये अब मेरा बाल बच्चा हो गया, टूअर हो गया है। अब बताइए, पैसा भी छीन लिया, सामान भी छीन लिया, कपड़ा लत्ता सब छीन लिया। अब कहाँ से हम क्या करेंगे बताइए। आप ही लोग इंसाफ करेंगे, आप ही लोग का छोड़ते हैं। आपको याद होगा कोलकाता का पैटीज बेचने वाला, आपको याद होगा बिहार का जो अभी का केस था, जिस मजदूर जो खेती करने गया था, जो मजदूरी करने गया था, उसको मार दिया गया था। एक दुकान में हम गए, दुकान में कुछ सामान लेने के लिए। एक लड़का था, उसने बोला जी जय भारत माता की बोलो, जय हिंद बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राम बोलो। हम बोले इतना तो हम नहीं बोल पाएंगे। हाँ, ये भारत माता बोल सकते हैं, जय भारत बोल सकते हैं। हाँ। फिर कुछ नहीं बोला, वीडियो बना के वो वायरल कर दिया। फिर 1 घंटा के बाद फिर आया रूम में घुस के, तुमको उठा के लेके चले जाएंगे, तुम ये बोलो वो बोलो। फिर भी मैंने बोल दिया, धमकी दिया तो बोल दिया। फिर उस रात में रहे, सुबह काम करने के लिए गए, 1 बजे काम करने से काम करके आए लंच में, खाना खा के निकले काम में जाएंगे। दुकान में 2-3 लड़का खड़ा था, तुरंत पकड़ा हमको, सीधे बांग्लादेशी। हाँ, चलो तुम बांग्लादेशी हो, अच्छा, तुमको मार देंगे बोल के दोनों तरफ से खबर पकड़ के 2 आदमी ने मारने लगा। अच्छा, पीछे से 1 आदमी मारने लगा। मारते मारते करीब गाँव हमको कम से कम 2-3 किलोमीटर ले गया। कोई हमको बचाने वाला नहीं। मतलब पूरा गांव में आपको मारते हुए ले गया? ये अच्छा, पूरा नाक मुंह से खून जा रहा था। लास्ट में वहाँ एक काली मंदिर है। अच्छा, बोलता चल साला तेरे को काली मंदिर में चढ़ा दूंगा। काली मंदिर में चढ़ा दूंगा? हाँ। फिर काली मंदिर का गेट से वापस किया। वापस करने के बाद बड़का बाद में खाली जगह में वहाँ जो मतलब जो खड़ा रहे, वहाँ कुछ आदमी उतने खड़े नहीं है। तो भीड़ फैसला लेने लगती है और फिर फैसला सुना देती है। एक देश एक संविधान, लेकिन कई भारत क्या बन गए हैं? आप लोगों को इस बारे में सोचना होगा। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार खबरें आ रही हैं। ये खबरें क्या आ रही हैं, आइए हम आपको सिलसिलेवार समझाते हैं। ये खबरें देश के हर राज्य से आ रही हैं। बिहार का हमने आपको बताया, बुलंदशहर का हमने आपको बताया, मुजफ्फरनगर का हमने आपको बताया, और यही खबरें केरल से भी आ रही हैं, उड़ीसा से भी आ रही हैं और उत्तराखंड से भी आ रही हैं। आज जो हम मेन कहानियां आपको बताएंगे वो इन 3 जगहों की कहानियां बताएंगे। ये 3 जगहों की अलग कहानियां हैं, लेकिन अंजाम एक जैसा है। क्या अंजाम है? मौत। और मौत की वजह कोई अपराध नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना कि पीड़ित यहां का नहीं लगता था। यहां का। इस देश में कितने देश बनते जा रहे हैं। एक हिंदुस्तानी अगर किसी दूसरे राज्य में जाता है तो लोग उसको शक की नज़र से देखते हैं कि ये आदमी यहाँ का नहीं लग पाता। शर्म आनी चाहिए हमने। ये कहानी केरल के पलक्कड़ की। बांग्लादेशी कहकर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 31 साल का राम नारायण बघेल छत्तीसगढ़ से केरल मजदूरी करने आया था। काम करता था, किराए के कमरे में रहता था और हर महीने घर पैसे भेजता था। एक दिन उस पर मोबाइल चोरी का शक हुआ। क्योंकि गरीब था, मजदूर था, तो गरीब पर शक आप कर सकते हैं। किसी ने कह दिया ये तो बांग्लादेशी है। बस क्योंकि हमें पता है कि हमें हर तरफ से अखबार खोलो, मीडिया देखो, टीवी देखो, हर तरफ से ये खबरें बराबर पिछले 6-7 महीने से
परोसी जा रही हैं, पिरोई जा रही हैं कि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, और ये खबर केरल भी पहुंचती है और इसका भुगतान राम नारायण को करना पड़ता है। बस ये बांग्लादेशी है, बस यहीं से कानून ख़त्म हो गया। लोग इकट्ठा हुए, घूसे चले, लाठियां चली और गरीब राम नारायण की मौके पर ही मौत हो गई। अरे कौन सा भाषा? आपका भाषा क्या भाषा? तुम्हारा गांव किधर है? तुम बांग्लादेशी? वो मेरा बहन को लिखा है। बहन में बांग्लादेशी। और तुम्हारे गांव में कहाँ है तुम? दो ठोक बांग्लादेशी। बांग्लादेशी दो ठोक आपका बांग्लादेशी। बाद में पुलिस जांच में साफ हुआ वो भारतीय नागरिक था, उसके पास सभी वैध दस्तावेज थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सच लाश के बाद आया। अब यहीं से हम उड़ीसा चलते हैं। जैसा हमें कहा है, यहाँ पर देखिए, बंगाली बोलना अपराध बन गया। यहाँ पर कौन थे? वहाँ पे राम नारायण थे, और यहाँ पे जिन्हों पर यातनाएं हुई वो थे जुएल शेख। पश्चिम बंगाल का रहने वाला, उड़ीसा में मजदूरी कर रहा था। उसकी गलती बस इतनी थी, सुनिएगा, शायद दिल में दर्द हो, आंखें नम हो। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो बंगाली बोलता था। भीड़ ने फिर कहा ये बांग्लादेशी है। ना पुलिस से पुष्टि, ना प्रशासन से सवाल, सीधे हमला, भीड़ का राज, और एक और जिंदगी ख़त्म हो गई। कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है। आइए उत्तराखंड चलते हैं, जो 11 जनवरी को बंद होगा अंकिता भंडारी के केस के सिलसिले में, मर्डर के सिलसिले में, जिसमें पूछा जा रहा है बताओ वो वीआईपी कौन है। 11 तारीख को, 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। 11 जनवरी के दिन तय हो गया है। हम लोग पूरे उत्तराखंड को बंद करेंगे, पूरे व्यापार संगठनों से हम वार्ता करेंगे और इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। 1 हफ्ते का समय हमने सरकार को दिया है। 1 हफ्ते के भीतर उस वीआईपीज को आप जांच के दायरे में लाइए, जिनके नाम सामने आए हैं। और भी कोई वीआईपीज हैं, उनको भी आप सामने रखिए। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, अगले 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकलते रहेंगे और 11 तारीख को रविवार के दिन पूरे उत्तराखंड में बंद का आह्वान तमाम जन पक्षधरीय संगठनों की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से, तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से यह आह्वान किया गया है। और इस आह्वान के बाद पूरे प्रदेश भर में लोगों को इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लामबंद किया जाएगा। उसी उत्तराखंड में नॉर्थ ईस्ट होना चीनी होना बन जाता है। चीनी या ना कि चाइनीज़ बन जाता है। जी हाँ, देहरादून का एंजल चाकमा, त्रिपुरा से आया छात्र, चेहरा थोड़ा अलग था, आंखें थोड़ी अलग थीं, बस इतना ही काफ़ी था। भीड़ ने तय कर लिया ये चीनी है। चाकू चला और एक भारतीय नागरिक सड़कों पर मर गया। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे गए, तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। हम लोग उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो उन लोग हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना मुझसे मैं फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या होगा, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को
मेरे को कड़ा से मारा, भैया को भी लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। वही भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड है, अभी आईसीयू में है भैया का भी इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था? मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा है, खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ ये बात। तो अभी भैया को अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी हम बस अभी वो हम लोग मेरे भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा। बस मेरे भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है। ये आज भी ये सवाल जिंदा है, क्या भारत में चेहरा देखकर नागरिकता तय होगी? ये अचानक नहीं हुआ, ये तैयार किया गया माहौल है। यही हम आपको समझाने की कोशिश किए जा रहे हैं कि ये माहौल तैयार किया गया है। ये हिंसा अचानक पैदा नहीं होती है, ना हुई है, इसके पीछे सालों से तैयार किया जाता है डर। घुसपैठियों का बताया जाता है, अवैध बताया जाता है, बांग्लादेशी बताया जाता है, चीनी बताया जाता है। जब ये शब्द बार बार मंचों से, भाषणों से, सोशल मीडिया से उछाले जाते हैं तो भीड़ को लगता है कि वो देश की रक्षा कर रही है। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। हिंसा, मॉब लिंचिंग पहले भी होती थी, तब होता था फेक न्यूज़ के ज़रिए, यानी कि झूठी खबर फैला दी जाती थी। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में ये खबर फैला दी गई थी। ये खबर सोशल मीडिया पे जब नया नया आया था, व्हाट्सएप पे डाला जा रहा था कि बच्चे चोरी का गैंग घूम रहा है। ऐसे में एक आदमी अपने बच्चे के साथ जा रहा था, लोगों ने समझा कि वो बच्चा चोरी करके ले जा रहा है, उसे मार दिया गया था। तब ये फेक न्यूज़ का ज़माना था। लेकिन आज के दौर में फेक बातें खुले आम हो रही हैं, हर मंच पर हो रही है और कोई रोक टोक नहीं। यही सबसे खतरनाक झूठ होता है। इतिहास गवाह है, ये पहली बार नहीं है। 2008 में महाराष्ट्र में उत्तर भारत के मज़दूरों पर हमले हुए। 2018 में गुजरात हिंदी भाषाई प्रवासियों को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। तब भी कहा गया था स्थिति नियंत्रण में है। मेरे पति तो इतनी बेरहमी से मारा, बस मेरी इधर खासा कि जैसे उनको ऐसे किया गया उसी तरह सजा दी जाए साहब। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है, बस हिंसा ज़्यादा बेरहम हो चुकी है। संविधान क्या कहता है, सच्चाई क्या है? भारत का संविधान साफ कहता है, समझिएगा। अनुच्छेद 14, हर नागरिक कानून के सामने बराबर है। अनुच्छेद 19, हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने और काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21, जीवन और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन हुजूर, ज़मीनी सच्चाई क्या है? भीड़ को ना संविधान याद है, ना कानून, और सबसे दुखद बात, कई बार सत्ता भी साफ शब्दों में कुछ नहीं कहती। क्या बात हुई थी? मार दिया दुश्मनों ने कल। क्या करने गया था लड़का? अपने गांव में बेचने को गया था, बेटा सौदा अली भाई मार दिया। मैं भी बेचारी गई थी वहाँ से, मैं भी अभी आई हूँ मांग के। मैं तो बेटा अलीगढ़ में थी, मेरे साथ में चला जाता तो मेरे काय को मैं आ जाती। कौन हो तुम? कौन हो उसकी माई? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करने गया था यूसुफ वहाँ पर? क्या करने गया था यूसुफ? क्या करने गया था? सुबह सौदा बेचने को गया था गांव में। गांव वालों ने पकड़ लिया, मार दिया। क्या सौदा बेचता था? सौदा बसात खाना बेचा। क्या क्या बेचता था? बसात खाना जेई लेके जा रहा। कितने बच्चे हैं यूसुफ के? बच्चे कितने हैं? बच्चे भैया 4 लड़के, 2 लड़की, 2 बहन। ये लोने अभी एक बड़ा है। डरावनी सच्चाई ये है, आज भारत में हेट स्पीच बढ़ रही हैं, अफवाहें तेज़ी से फैल रही हैं और भीड़ को लगता है कि उसे सज़ा नहीं मिलेगी। इसीलिए वो निडर है। आज निशाने पर प्रवासी हैं, कल कोई और होगा। सवाल सिर्फ
प्रवासियों का नहीं है, ये सवाल सिर्फ मज़दूरों का नहीं है, ये सवाल भारत के भविष्य का है। अगर आज किसी को उसकी भाषा, उसके चेहरे, उसके राज्य के आधार पर मार दिया जाता है तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब फैसला करना होगा, भारत को तय करना होगा, क्या देश संविधान से चलेगा या भीड़ के शक से, क्या नागरिकता कागज़ों से तय होगी या अफवाहों से। चुप्पी अब समाधान नहीं है, क्योंकि चुप्पी ही भीड़ की सबसे बड़ी ताकत है। आखिरी बात, भारत की पहचान भीड़ से नहीं संविधान से है, और आज हमने ये नहीं रोका तो कल इतिहास हमसे सवाल करेगा, जब लोग मारे जा रहे थे तब आप कहाँ थे। इसीलिए जो गलत हो रहा है कम से कम बोल तो दीजिए, या उसके साथ तो खड़े हो जाइए कि ये गलत हो रहा है। नमस्कार।